समकालीन समय में विचार करने हेतु देश में मतदाता जागरूकता एवं सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण विषय है और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस महत्वपूर्ण विषय को संदर्भित करते हुए बुलाई गई है। हमारे देश में अभी पूर्व में हुए अनेक चुनावों से विदित है कि आम मतदाता का चुनाव में रुचि एवं प्रतिनिधित्व लगातार घटता जा रहा है। यह एक घोर चिंता का विषय है और इस पर देश के युवाओं, प्रबुद्ध जनों, मीडिया एवं सभी को मिलजुल कर बैठकर सोचना होगा कि इसके क्या कारण हैं और इसका निवारण कैसे होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मोहन मिकिन्स में भी था, लेकिन दिल्ली से उसी समय से मेरा काफ़ी जुड़ाव था, लेकिन कुछ पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मैं पूर्वांचल में चला गया, जहाँ जो हमारी धरती होती है, और वहाँ पर मैंने तमाम संस्थान अपना कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस शुरू करी और लोगों का सेवा करता रहा। प्रश्न उठता है कि एक चिकित्सक को जिसका काम सेवा करना है, ये क्यों ऐसी चीज़ों में जिस पर सामान्य प्रबुद्धों का या प्रोफेशनल की रुचि नहीं रहती है, तो क्यों आए। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जिंदगी को बड़े करीब से देखा, जीवन को जाते देखा, तमाम लोगों को बचाते देखा। आईसीयू वगैरह में काम करते हैं तो हमने देखा कि अगर जिंदगी में अगर आप संतुलन स्थापित कर लेते हैं अगर, तो जीवन बच जाता है। प्रकृति का एक सिद्धांत होता है संतुलन, तो संतुलन का बहुत महत्व है। आप कहें कि ऑक्सीजन की कमी होती है और आप ऑक्सीजन देते हैं, मरीज जो है जिंदा हो जाता है। नहीं, कभी कभार टन्स ऑफ ऑक्सीजन दे दीजिए, लेकिन एक बार संतुलन जब एक समता से, एक स्थिति से बिगड़ जाता है, तो जीवन या सिस्टम धराशायी हो जाता है। तो जीवन में संतुलन, और उसी संतुलन को हम लोग अगर इस्टेब्लिश कर देते हैं, तो चाहे किसी भी माध्यम से, डाइट, एक्सरसाइज, अन्य तमाम मेडिटेशन, जीवन की जितनी पद्धतियां हैं, ड्रग्स से इस्टेब्लिश करने से जीवन खुशहाल हो जाता है और तमाम लोग, हजारों लोग बच जाते हैं। तो दोस्तों, जो है इस फील्ड में काम करते करते मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक जो है इसमें संतुलन और सुधार के लिए एक समिति बनाई जाए। तो 2004 में मैंने एक आत्म सुधार, संपूर्ण स्वास्थ्य एवं आत्म की एक अंतर्राष्ट्रीय समिति बनाई, सोसाइटी फॉर द सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मेडिटेशन एंड होलिस्टिक हेल्थ के लिए समिति बनाई, जिसका नाम इससे था। हैदराबाद में मैंने उसकी कॉन्फ्रेंस करी। तब से कुछ जो है, मैंने जीवन को जब देखा किस तरह से आदमी चुटकियों में चला जा रहा है, तो मैंने समझा कि इस चीज पर, इस क्षेत्रों में भी काम करना, और जो हम लोगों ने जानकारी प्राप्त करी है उसके अन्य लोगों को, आम जनता को, अन्य साथियों को भी शेयर करना बहुत जरूरी है। तब से मैंने आत्म सुधार, संपूर्ण स्वास्थ्य और मेडिटेशन पर काम करना शुरू किया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजा, हमारे आदरणीय गिरिजेश जी हैं, जो दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ सदस्य हैं, वरिष्ठ एडवोकेट हैं, तो उनका इसमें बहुत योगदान था। और हम लोगों ने प्रेसिडेंट को भेजा था रिप्रेजेंटेशन बाय शान-ए-हिंद फोरम टू
सारे हिंद फोरम ECI registration number this through its national president and patron Dr. Avadhesh Kumar Singh to President Honorable President of India। इसका क्या विषय था? रिप्रेजेंटेशन इन इन कॉन्टेक्स्ट टू द वोटिंग राइट ऑफ सिटीजन्स आर इलेक्टोरेट। तो हम इसको पूरा इंग्लिश में है, तो अगर बोले तो पढ़ दें या कॉपी हमने कॉपी दे दी। इसका एक क्रक्स मैं बता देता हूँ। आप और हम सभी लोग वोट देने जाते हैं। हम एक कॉम्बिनेशन को या एक व्यक्ति को वोट देते हैं और वह व्यक्ति चुनकर विधानसभा या लोकसभा में चला जाता है। हमने माना कि कॉम्बिनेशन ए और कॉम्बिनेशन को बी को, जैसे बिहार में या महाराष्ट्र में हमने वोट दिया, हमने दिया, हमारे साथ लाखों लोगों ने दिया। क्या होता है के लिए जिसकी हम उम्मीद करते हैं, सभी उम्मीद करते हैं कि हम अपने जीवन में करें, तो माँ शारदे को नमन करता हूँ। उसके बाद माँ भारती को, माँ भारती के कष्ट का जिक्र वास्तविक है, ये कष्ट कभी डॉक्टर साहब ने किया, और फिर आप सब लोगों को मंच पर उपस्थित मेरे साथ सहयोगी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रांतीय अध्यक्ष और आप सभी उपस्थितियों को मैं अभिवादन। वार्ता का जहाँ तक सवाल है, बहुत विस्तार से सारी बातें जो कहना चाहते हैं, जो हम सोचते हैं, जिन बिंदुओं पे हमारे विचार हैं, वो आपके सामने डॉक्टर अवधेश सिंह जी ने रखे। इनको विस्तार में जाए, संक्षेप में जाए, लेकिन बिंदुवार में कुछ विशेष पंक्तियों से उनको संबोधित करना चाहता हूँ। पहला उद्देश्य शान हिंद फोरम के गठन का मतदाता जागरण अभियान था। हमारे देश में मतदाता जागरण, मतदान से विमुख हो, तो हमारा पहला उद्देश्य है कि सभी मतदाता अपने मतदान के अधिकार। मैं छात्र जीवन से राजनीति में से संबंधित रहा हूँ, कॉलेज यूनिवर्सिटी से मेरठ का रहने वाला हूँ, तो हमारे यहाँ दंगाई राजनीति भी होती थी और सामान्य राजनीति भी होती थी, खूब खुल के। राजनीति का राष्ट्रीय और राज्यीय राजनीति की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि हमारे यहाँ अधिकांश प्रतिनिधि बहुमत के साथ नहीं आते। आप मेरी बात पर टिप्पणी कर सकते हैं, मैं मतदान की बात कर रहा हूँ। जितने भी प्रतिनिधि चुन के आते हैं, उनमें से अधिकांश कोई 22% वोटिंग पे, कोई 23% से, कोई 35% से, और 35% भी सामान्य मतदाता संख्या का नहीं, गिरे हुए मतों के प्रतिशत से जीत कर चले आते हैं। यानी मैं अपने शब्दों में व्याख्या कभी कहीं करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि हमारे यहाँ के सांसद और विधायक अपने क्षेत्र की जनता के 20%, 25% लोगों के प्रतिनिधि होते हैं, बाकी 70 से 75% लोगों के प्रतिनिधि नहीं होते। उन्हें कैसे हम लोकतंत्र का प्रतिनिधि माने? तो एक विचार जो सामने आपको बैनर पे भी दिखाई दे रहा होगा, द्विदलीय मतदाता प्रणाली। ऐसा नहीं है कि दलों पे बंधन लगा दिया जाए, किसी को दल ना बनाने दिया जाए, लेकिन उस स्थिति में हमारा अपना व्यक्तिगत विचार है कि किसी भी क्षेत्र से प्रथम और द्वितीय दोनों को प्रतिनिधित्व का मौका दिया जाए, ताकि सदन के अंदर 50% से अधिक का प्रतिनिधित्व कहना है। अभी डॉक्टर साहब ने एक शब्द बोला था 545 के 1000 कुछ हो जाएंगे, वो संख्या बढ़ने की बात नहीं है। एक ही दोनों जब लड़ रहे हैं, प्रथम और द्वितीय, एक दूसरे की विचारधारा की आलोचना के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो संसद में भी वो आलोचना मौका होनी चाहिए, वो प्रतिनिधित्व। ये एक विचार है, हो सकता है हमारी सोच में, हमारे विचार विमर्श में इसमें कुछ कमी हो, तो हम प्रबुद्धों के साथ मिलकर इस पे और आगे गहन विश्लेषण करने की तैयार हैं। तीसरी बात, एक और मुद्दा डॉक्टर साहब ने उठाया था, मैं सिर्फ मुद्दों पे आ रहा हूँ क्योंकि समय ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। तीसरा मुद्दा उठाया था दल बदल का मुद्दा। पहले तो हमारे यहाँ कुछ था ही नहीं, उसके बाद दल बदल का मुद्दा आया, दल बदल पे कानून बना,
और ये हम सभी जानते हैं। मैं ना तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व का मैं किसी का नाम लूंगा, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह से परिचित है हम इस बात से कि वो दल बदल कानून इसलिए बनाया गया कि हमारे दल के लोग किसी समय टूट के ना चले जाएं, और उसका नुकसान ये हुआ कि जिन्होंने बनाया था उन्हीं के दलों के लोग भविष्य में टूटने लगे। और आज हालत यह हो गई कि उसमें परिवर्तन किया गया, और परिवर्तन भी इसी उद्देश्य से किया गया कि दूसरों के आ जाए, हमारे न चले जाए। इसका एक लाइन का कानून क्यों नहीं बन सकता कि जो भी अपने विचारधारा में परिवर्तन करना चाहेगा, दल को बदलना चाहेगा, वो पहले सदन से त्यागपत्र दे देगा और दोबारा नई प्रणाली, नए दल के, नई विचारधारा के आधार पर चुनाव लड़कर आएगा। मैं संविधान के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए एक चुनाव से संबंधित कुछ बातें भी होती रहती हैं, तो संविधान का मेरा कहना हमेशा ये है, हमारी एक बार डॉक्टर साहब से बात हो रही थी तो मेरा कहना ये था कि हमें जो कुछ करना है पहले वर्तमान संविधान के परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ना है, उसके बाद परिवर्तन का सोच सकते हैं, अगर हम उस स्थिति में आ जाए कि हम परिवर्तित कर सकें। लेकिन ये निश्चित है कि संविधान के कुछ बिंदु है। आप लोगों ने बसों में, ट्रेनों में देखा होगा कि बिना टिकट यात्रा करने पर 250 रुपए का जुर्माना या 6 महीने की कैद या दोनों हो सकते हैं। ये किस लिए है? ब्रिटिशर्स को तो जरूरत थी कि वो हमारा बेवकूफ बनाए, हमें क्यों जरूरत है? हम एक सजा क्यों नहीं दे सकते? इसका मतलब पैसे वाला पैसे देके छुप जाएगा, गरीब है जेल में जाएगा, और अगर अधिकारी नाराज हो जाए तो दोनों सजा दे देगा, वो तो बच जाएगा। हम स्पष्ट कानून की व्याख्या क्यों नहीं कर सकते किसी भी विषय में? ये हमारा एक चौथा मुद्दा है कि हम संविधान में के प्रावधानों को स्पष्टता लाने का प्रयास करें, विशेष रूप से क्योंकि हमने राजनीतिक दल के रूप में अपने को नामांकित किया है, राजनीतिक दल के रूप में हम पंजीकृत हैं। उस चुनाव राजनीति से संबंधित भी दो विषय हमारे विषय हैं। पहला विषय है कि चुनाव लड़ने के लिए जब सबको स्वतंत्रता है तो चुनाव प्रक्रिया को सरलीकरण की तरफ क्यों नहीं ले जाया जा सकता? इस विषय पर मेरी आज ही सुबह एक वरिष्ठ सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर है, सेक्रेटरी लेवल के रहे हैं, मेरे जानकार हैं, मैंने चर्चा उनसे छेड़ा था। माताओं को जोड़ने का प्रयास करूंगी कि ये हमारी लोकतंत्र प्रणाली खतरे में है। ये खिचड़ी की तरह बन चुकी है, बहुत सारे दलील हो चुके हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी दल का विधायक है, दूसरे दल का सांसद है, वो आपस में ही लड़ते हैं, किसी भी क्षेत्र में प्रॉपर काम नहीं होता है। इसलिए हम लोग का ये विचार है कि दो प्रणाली बने, दो पैर हो, जिससे हम बराबर चल सके, और आप सबका सहयोग चाहिए। और मैं तो मेरे मीडिया भाई और बहन है, आपके थ्रू ही समाज में मैक्सिमम मैसेज जा सकता है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हम लोगों का थोड़ा सा सहारा दीजिए और आपके साथ हम लोग आगे बढ़े। ये सबके लिए संघर्षशील है थोड़ा सा, बट इसको हम लोग कर सकते हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग करते रहेंगे, प्रदेश स्तर पे करेंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, कुछ यूथ को हम लोग साथ में लेके आएंगे कि जो इन चीजों को बढ़ावा देने का कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं धन्यवाद देती हूँ आप सब लोगों को। अगर कुछ मेरी वाणी में गलत शब्द निकला हो तो उसको माफ करिए। संगीता से क्या कुछ दिल्ली के चुनाव में क्या है आपके अपील? बताइए। दिल्ली के चुनावों में हमारी अपील है जी। कि ज्यादा से ज्यादा लोग चुनाव में भाग लें, और जो चुनाव के प्रति कुछ लोगों में घरों में रह जाते हैं या अरुचि पैदा हो रही है उनके अंदर, उस अरुचि को कैसे दूर किया जाए, इस पर सभी लोगों को सोचना होगा, जिससे कि पार्टिसिपेशन आम लोगों का बढ़ सके। आपका क्या कहना है, कैसे इसको दूर किया जाए, थोड़ा बताएंगे? थोड़ा सा इसको दूर करने के लिए एक तो लोगों में जो पार्टियों में इस तरह से एक दूसरे पर प्रत्यारोप हो रहा है, ये आखिर में
ये हमारे राष्ट्र नायक लोग हैं। राष्ट्र नायक लोग एक उच्च आदर्श प्रस्तुत नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों पर, अन्य लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि इन हमारे राष्ट्र नायकों को बड़े ही कोई भी अपना वक्तव्य बड़े संतुलित और बहुत ही सोच समझ कर देना चाहिए एक दूसरे के प्रति। मतलब विरोध वाला कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहिए चुनाव में जिससे हाँ। कि भाई जाति हाँ। प्रथा या किसी भी चीजों पर फर्क हाँ। पड़े। धर्म, जाति, भाषा और ये जो क्रीड्स के जो वो हैं उससे बचना चाहिए और देश की एकता, अखंडता और सभी लोग कैसे चुनाव में भाग लें इस पर मंथन करना चाहिए। अच्छा, 5 तारीख को वोटिंग है, उससे 2 दिन पहले आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या हाँ। आप कुछ कहेंगे दिल्ली की मतदाताओं से, क्या अपील है आपकी? दिल्ली के मतदाताओं से हमारी अपील है कि वो देखें कि आपके क्षेत्र में काम करने वाला कितना नेक, ईमानदार और कितना उसने आपके लिए आपके घर घर पर जाके काम किया है, कितना वो आपसे दिल से जुड़ा हुआ है, कितना उसने जनहित का काम किया है। इस बात को जरूर देखें। ठीक है सर, थैंक यू। पक्ष दोनों ही नीतियों से संबंधित विचार अपने अपने दें कि हम भविष्य में क्या करेंगे। और एक बात ये कि ये जो देश के आम जन को आलसी बनाने की प्रक्रिया चल रही है कि ये भी फ्री दे देंगे, वो आए उन्होंने 10 रुपए दिए, दूसरे बोले 12 दे देंगे, तीसरे अब कह रहे हैं 25 दे देंगे, ये खत्म होके कर्मठता पे ध्यान आकर्षित करके लोगों को आकर्षित करना चाहिए और मतदाताओं से अपने लिए मत प्राप्त करने चाहिए। तब संविधान के द्वारा देश की प्रगति ज्यादा अच्छी होगी, वरना ऊपर प्रगति होगी नीचे गिरता चला जाएगा जो आजकल हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है।